हेलो फ्रेंड्स, लर्नर्स लिंक चैनल पर आप सबका स्वागत है। जनरल साइंस के इस कॉन्सेप्ट वीडियो में आज हम एटम के बारे में और आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हम एटम्स में चार्ज पार्टिकल के एग्जिस्टेंस को समझ चुके हैं, एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम एटॉमिक मास को समझेंगे, एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास के बारे में समझेंगे और आइसोटोप यानी समस्थानिक के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर अंत में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फ्रेंड्स, ये लेक्चर आपको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि जब हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो ये लेक्चर आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा ताकि आप मोल कॉन्सेप्ट को इजीली समझ पाएं। फ्रेंड्स, इसके अलावा लर्नर्स लेन पर जनरल साइंस और कंप्यूटर की सीरीज चल रही है और केवीएस पीआरटी टेस्ट सीरीज भी चल रही है। ये सभी सीरीज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट सीरीज हैं। यदि अभी तक आपने मेरी उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार आप उन्हें भी जरूर देखें। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वे सभी आपके एग्जाम्स में काफी हेल्पफुल रहेंगी। और यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है एटॉमिक मास। इट इज डिफिकल्ट टू मेजर द मास ऑफ इंडिविजुअल एटम बिकॉज एटम्स आर मच टू स्मॉल टू मेजर इंडिविजुअली। तो हमने पढ़ा था कि जो एटम्स होता है वो साइज में बहुत छोटा होता है। वो इतना छोटा होता है कि एक सिंगल एटम को हम सामान्य आंखों से देख भी नहीं पाते हैं। हमें उसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। तो एक इतने सिंगल छोटे एटम का एटॉमिक मास मतलब उसका मास जो मापना होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है। It was found convenient to compare the masses of atoms of different elements with some reference atom. तो किसी एक सिंगल एटम का उसका मास मापने की जगह ये ज्यादा आसान है कि उसे किसी एटम से रेफरेंस करके मतलब किसी दूसरे एटम के संदर्भ में उसके द्रव्यमान की तुलना की जाए। अब ये किस तरीके से होगा इसे हम आगे की स्लाइड्स में अच्छे से समझेंगे। The masses thus obtained are called relative atomic masses, comparing atom with the mass of a standard atom. तो जब हम किसी एक दूसरे एटम की तुलना में, जो कि कोई भी एक स्टैंडर्ड एटम होगा, उसकी तुलना में जब हम इस तरीके से एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मासेस। इसका मतलब होता है सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान। अब जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एक ऑक्सीजन का एटम है, इसका सिंबल होता है O और ये ऑक्सीजन ऐसे लिखते हैं। इसका एटॉमिक नंबर है 8। यहाँ पे एटॉमिक नंबर 8 से अब आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे इसमें 8 प्रोटॉन होंगे और यदि एक न्यूट्रल है तो इसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे इसका एटॉमिक मास दिया गया है 15.99 जो कि AMU में है। इसी तरीके से नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसका सिंबल होता है Na और इसका एटॉमिक मास होता है 22.99। The reference which was chosen in the beginning was hydrogen atoms because it was the lightest elements. तो स्टार्टिंग में प्रारंभ में रेफरेंस के रूप में जिस एटम को चुना गया वो था हाइड्रोजन एटम क्योंकि ये एक लाइटेस्ट एलिमेंट था, सबसे हल्का तत्व था। Using hydrogen as the reference, the masses of atom of other elements came out to be fractional. तो जो ये हाइड्रोजन एटम है इसे रेफरेंस के रूप में चुना गया और अब इस हाइड्रोजन एटम के साथ जब अन्य जो एटम्स थे उनका एटॉमिक मास कैलकुलेट किया गया तो उनकी वैल्यू क्या फ्रैक्शनल में आने लगी, यानी भिन्नात्मक रूप में आने लगी। तो इसके बाद हाइड्रोजन को रेफरेंस एटम ना मानते हुए ऑक्सीजन को रेफरेंस एटम के रूप में चुना गया। दिस वाज कंसिडर्ड रेलिवेंट ड्यू टू 2 रीजंस और इसके दो मुख्य कारण ये थे। सबसे पहला था कि ऑक्सीजन रिएक्टेड विद अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्म्ड कंपाउंड्स। जो ऑक्सीजन एटम था ये अनेक तत्वों के साथ क्रिया करके क्या यौगिक बनाता है। एंड सेकंड था दिस एटॉमिक मास यूनिट गेव मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एज होल नंबर। और जब हमने इस ऑक्सीजन को रेफरेंस मानते हुए अन्य जो एटम्स थे उनका एटॉमिक मास कैलकुलेट किया तो अधिकांश का जो एटॉमिक मास था वो एक होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या के रूप में आया, फ्रैक्शनल वैल्यू में नहीं था। तो इसलिए इन दो रीजंस के कारण जो रेफरेंस है उसे हाइड्रोजन से ऑक्सीजन में भी चेंज किया गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये ऑक्सीजन का सिंबल है। इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 15.994, जिसे जब हम कैलकुलेशन करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उसमें 16 ही मान लेते हैं। जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 8, इसका सिंबल है O, एलिमेंट नेम है ऑक्सीजन और इसका मास नंबर होता है 16। मास नंबर क्या होता है, जिसमें होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग। जो ऑक्सीजन होता है उसका एटॉमिक नंबर 8 है तो मतलब इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या होगी 8
और इसमें 8 ही न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसका मास नंबर हो गया 8 + 8 = 16। नेक्स्ट ये क्या हुआ कि इसके बाद भी जब ऑक्सीजन के साथ कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स आगे होने लगी, तो तब हमने जो आज की तारीख में IUPAC द्वारा जो मान्य है वो है कि स्टैंडर्ड एटम है कार्बन 12, मतलब कार्बन का जो आइसोटोप होता है उसमें से भी जो C12 आइसोटोप है उसको रेफरेंस के रूप में चुना गया है। In 1961, for a universally accepted atomic mass unit, carbon-12 isotope was chosen as the standard reference for measuring atomic masses. तो सन 1961 में सार्वभौमिक रूप से यानी यूनिवर्सली इस बात को एक्सेप्ट किया गया, स्वीकार किया गया कि जो एटॉमिक मास यूनिट होती है यानी जो परमाणु द्रव्यमान इकाई है, इसके लिए जो कार्बन का आइसोटोप है उसमें से भी जो C12 आइसोटोप होता है इसे एक रेफरेंस एटम के रूप में चूज किया जाएगा और C12 कार्बन जो है उसी के रेफरेंस में जो अन्य एटम्स हैं उनसे कंपेयर करके उनका एटॉमिक मास निकाला जाएगा, जिसे हम रिलेटिव एटॉमिक मास बोलेंगे। वन एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। तो इसमें ये कह रहा है कि जो एक एटॉमिक मास यूनिट होते हैं यानी एक परमाणु द्रव्यमान इकाई है या जो 1 AMU की वैल्यू होती है, ये कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के ठीक 1/12वें हिस्से के बराबर होती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो 1 AMU है इसका मान कितना आएगा कि एक तो आप ले लीजिए कार्बन 12 का जो एक एटम है उसका मास और उसे डिवाइड कर दीजिए 12 से यानी 12 से। तो जो कार्बन 12 एटम है इसके एक एटम के मास का जो 1/12वां हिस्सा होगा वही वैल्यू होगी 1 AMU की और ये वैल्यू होती है 1.660539 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकते हैं कि 1 AMU इज इक्वल टू, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 AMU की वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम और ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। The atomic mass of an element is the relative mass of its atoms as compared with the mass of an atom of carbon 12 isotope taken as 12 unit. तो इसमें कह रहा है कि जो किसी भी तत्व का जो एटॉमिक मास होता है जब हम उसे रेफरेंस एटम कार्बन 12 के साथ उसका एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं तो वो उसका क्या कहलाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाएगा। क्योंकि अब हम जो रेफरेंस एटम हमने लिया है कि जिस एटम के संदर्भ में अब हम अन्य एटम्स के एटॉमिक मास को कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा रिलेटिव एटॉमिक मास। अब हमें ऐसा करना इसलिए पड़ा क्योंकि जो हमें पता कि जो एटम्स है वो साइज में बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, वो साइज में इतने छोटे कि होते हैं तो उनका जो मास है वो भी बहुत छोटा होता है, बहुत ज्यादा इस तरीके से पॉइंट्स में वैल्यू आती है। तो इस तरीके से जो हर एटम है उसके लिए ये सारी वैल्यूज इस तरीके से याद करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है और थोड़ी मुश्किल भी आती है। लेकिन जब हम रेफरेंस एटम लेते हैं, यहाँ पे कार्बन 12 जैसे लिया है, जब इसके संदर्भ में हम अन्य एटम्स के जो एटॉमिक मास निकालते हैं तो उनकी जो वैल्यू है वो ज्यादातर क्या आती है, होल नंबर में आती है, यानी एक पूर्ण संख्या में आती है। तो जिसे हमारे लिए जो एटम्स हैं उनको समझना थोड़ा आसान हो जाता है। तो इसलिए जो रिलेटिव एटॉमिक मास है उस चीज का कॉन्सेप्ट आया। नेक्स्ट है द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड विद रेस्पेक्ट टू एन एटम ऑफ कार्बन 12। और जो ये कार्बन 12 है जिसे हमने रेफरेंस एटम लिया है, एक संदर्भ एटम लिया है, उसके रेस्पेक्ट में जो अदर एलिमेंट्स हैं उनका जो एटॉमिक मास है वो निकाला गया और वो था रिलेटिव एटॉमिक मास था उस एलिमेंट के लिए। अभी तक हमने ये समझ लिया है कि जो हम रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल रहे हैं वो हम कार्बन 12 आइसोटोप के जो 1/12 वाला पार्ट है उससे कंपेयर करके निकाल रहे हैं। तो हमने देखा था जो कि 1 एटॉमिक मास यूनिट है, 1 AMU है, इसकी वैल्यू होती है जो C12 वाला एटम है उसके मास को यदि हम 12 से डिवाइड कर दें। इसे आप ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए ये जो पूरा है तरबूज जो आपको इधर दिखाई दे रहा है, ये मान लीजिए एक कार्बन 12 आइसोटोप का एक एटम है। जब हम इसके बराबर 12 टुकड़े कर देंगे तो जो एक टुकड़ा होगा उसका जो वेट होगा वो होता है 1 यूनिट। तो इस तरीके से जो कार्बन 12 आइसोटोप है वो उसका जो मास होता है वो होता है 12 यूनिट या फिर 12 AMU। अब हमने इसी को स्टैंडर्ड या एक रेफरेंस का एटम माना है जिसके कंपैरिजन में करके या जिसके साथ कैलकुलेशन करके हम अन्य एटम्स का एटॉमिक मास यूनिट या रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे। अब हम इसे इस तरीके से करते हैं, जैसे मान लीजिए अब ये हमारे पास ये वाला एक कार्बन 12 का आइसोटोप है, ठीक है, ये कार्बन 12 का आइसोटोप है।
हमने इसके 12 बराबर हिस्से कर लिए हैं। अब हम जैसे मान लीजिए यहाँ से हम ये मानना चाह रहे हैं कि इधर एक हीलियम का एटम रखा हुआ है, तो ये कितने जो कार्बन 12 है उसके जो हमने 12 हिस्से करे हैं उसके कितने हिस्सों के बराबर होगा। तो सबसे पहले हमने इस तराजू के एक तरफ हीलियम का एक एटम रख लिया। अब हम दूसरी तरफ यहाँ पे जो हमने इसके कार्बन 12 के 12 हिस्से करे हैं उसके एक एक हिस्से को रखते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने इसके एक हिस्से को इधर रखा, तो यहाँ पे ये एक हिस्सा है जो वो एक AMU को बताता है, यानी ये हो गया एक AMU। तो जब हम इस तरीके से एक एक हिस्से इस तरफ रखते गए और जब हमने इधर इसके 4 हिस्से रख दिए, तो ये जो तराजू है ये बैलेंस में आ गया। अब ये 4 हिस्से का मतलब है 4 AMU। मतलब जब हमने हीलियम एटम का इस कार्बन 12 के एटॉमिक मास से कंपैरिजन किया, तो हमें मिला कि जो हीलियम है इसका एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास होता है 4 AMU। क्योंकि हमने क्या किया कि जो सबसे पहले कार्बन 12 का एक पूरा एटम था उसके बराबर 12 हिस्से कर लिए, जो उसका एक हिस्सा था यानी कार्बन 12 के एटम का 1/12वां भाग था उसे हमने कहा कि ये एक एटॉमिक मास यूनिट यानी 1 AMU के बराबर है। तो इस तरीके से जब हमने 4 हिस्से को हीलियम एटम के साथ तराजू में इस तरीके से दूसरी तरफ रखा तो ये बैलेंस में आ गया। मतलब जो हीलियम है इसका जो मास है वो इन 4 हिस्सों के टोटल मास के बराबर होगा। अब चूंकि एक हिस्से का मास हमने 1 AMU माना है तो 4 हिस्से का मान हो गया 4 AMU। तो इस तरीके से जो मास ऑफ हीलियम आया वो हमारे पास आया 4 AMU। इसके बाद आपको जो याद रखना है वो एक ये चीज है कि हीलियम इज 4 टाइम्स हैवियर देन 1/12 ऑफ कार्बन एटम और हीलियम इज 1/3 ऑफ अ कार्बन एटम। आपको स्टेटमेंट याद करना है। यदि आप इस स्टेटमेंट को समझ जाएंगे तो ये इजीली याद भी हो जाएगा। एग्जाम में प्रश्न यहाँ से इस स्टेटमेंट से डायरेक्ट बन सकता है। इसे आप वैसे समझिए, यहाँ पे लिखा है जो हीलियम है इज 4 टाइम्स हैवियर देन 1/12 ऑफ कार्बन एटम, यानी हीलियम कार्बन परमाणु के 1/12वें हिस्से से 4 गुना भारी है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हीलियम का एक एटम है, ठीक है, और जो ये एक हिस्सा है ये क्या है, कार्बन 12 का जो है 1/12 वाला हिस्सा है, क्योंकि यही तो हमने माना है कि ये पूरा एक कार्बन एटम है जिसके हमने 12 बराबर हिस्से करे हैं। जो एक हिस्सा होगा वो क्या होगा, इस पूरे एटम का 1/12 वाला हिस्सा होगा जिसकी वैल्यू होगी 1 AMU। और जो हीलियम हमने निकाला है वो इस 4 AMU बराबर है, मतलब इन 4 हिस्सों के जो टोटल मास होगा उसके बराबर होगा। तो जो हीलियम हुआ वो कार्बन परमाणु के 1/12 वाले हिस्से से 4 गुना भारी है। सेकंड ये क्या बोल रहा है कि जो हीलियम है वो कार्बन परमाणु का 1/3 भाग है। अब यहाँ पे सिर्फ क्या तुलना की गई है, कार्बन परमाणु के मास से। तो हमने देखा जो कार्बन 12 का एटॉमिक मास है वो हमने कितना लिया है, 12 AMU लिया है, ठीक है। यदि हम इसे 3 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा। तो जो 4 है वो क्या है, हीलियम का एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हीलियम का है वो कार्बन परमाणु के यानी इस 12 के, क्योंकि कार्बन परमाणु का एटॉमिक मास तो यही है, तो इसका जो 1/3 है उसके वैल्यू के बराबर है। तो अब क्या चीज हो गई कि एक तो हमने जो रेफरेंस एटम लिया है वो है कार्बन 12 का आइसोटोप है, जिसके जब हम बराबर 12 हिस्से करते हैं तो जो एक हिस्से का मान होता है, जो ये पूरा एक हिस्सा है इसका जो मान होता है, इस वाले वेट को हम बोलते हैं 1 यूनिट या फिर 1 AMU। तो इसी को रेफरेंस मान के हम जो अदर एटम्स हैं उनका हम निकालते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। ये किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, हमने यहाँ पे एक हीलियम के एग्जांपल से समझा है, जिससे हमने निकाला कि जो हीलियम का रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो होता है 4 AMU। और ये जो हीलियम का एटॉमिक मास है वो हमने देख लिया कि जो कार्बन परमाणु के 1/12वें हिस्से से 4 गुना भारी है। और सिर्फ यदि हम कार्बन परमाणु की बात करते हैं तो ये हीलियम का जो एटॉमिक मास है वो कार्बन परमाणु के 1/3 भाग है, मतलब 1/3 है। हीलियम के एग्जाम्पल से अभी हमने ये तो समझ लिया कि किस तरीके से कार्बन 12 आइसोटोप के 1/12 हिस्से के किस तरीके से हम रिलेट करके रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं। यहाँ पे आपको एक टेबल दी जा रही है जिसमें एलिमेंट का नाम लिखा है, उसका एटॉमिक नंबर लिखा है, उसका एटॉमिक मास लिखा है। तो एग्जाम में जरूरी नहीं है जब आपसे कोई न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो उसमें उसका एटॉमिक मास भी दिया जाए। तो आपको अपने एंड पे इतना करना है कि कम से कम ये कुछ जो एलिमेंट्स दिए हैं इनका एटॉमिक मास आपको याद करना है। आप थोड़ा इसे बार बार देखेंगे तो आपको आसानी से याद करना होगा, क्योंकि पिछली जो लास्ट की कुछ क्लासेस थी उसमें मैंने आपको एलिमेंट का नाम और उसका एटॉमिक नंबर और सिंबल याद करने के लिए कहा था, तो मुझे उम्मीद है कि आपने वो याद कर लिया होगा।
तो आपको यदि एटॉमिक नंबर अब याद हो गया है तो एटॉमिक मास भी आपको धीरे-धीरे याद हो जाएगा। ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो उसका एटॉमिक मास भी 1 ही है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इसका एटॉमिक मास इसका दुगुना 4 है। इस तरीके से कई चीज़ें, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका एटॉमिक मास 12 है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो इसका एटॉमिक मास 14 है। ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर होता है, इसका एटॉमिक मास 16 होता है। तो इस तरीके से आप आपस में इसमें रिलेशन देखकर याद कर सकते हैं। आप इसे 3-4 बार भी थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको एटॉमिक मास आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम शॉर्ट में एएमयू भी बोलते हैं। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट मेजर्ड इन एटॉमिक मास यूनिट एएमयू, आल्सो नोन एज डाल्टन डीए। तो जो हम एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालते हैं तो उसे हम एटॉमिक मास यूनिट में मेजर करते हैं, मापते हैं। इसे हम डाल्टन या डीए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जो आईयूपीएसी है इसके अकॉर्डिंग जो एएमयू है, अब इसे यू से भी डिनोट किया जाता है, जिसका मतलब होता है यूनिफाइड मास। एन एटॉमिक मास यूनिट इज अ यूनिट टू एक्सप्रेस द रिलेटिव masses of atoms. One atom mass unit is equal to 1/12 the mass of a carbon 12 atom. तो इसे हम पिछली स्लाइड्स में डिटेल में समझ चुके हैं कि जो एक एटॉमिक मास यूनिट होती है वो बराबर होता है कार्बन 12 का जो आइसोटोप होता है उसके मास के 1/12 पार्ट के। अब ये कैसे होता है इसे समझिए। जैसे जो कार्बन एटम होता है, एक कार्बन एटम है, उसका मास होता है 1.992 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। अब हम इसे 12 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास वैल्यू आती है 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ये जो वैल्यू है यही वैल्यू होती है 1 एएमयू के बराबर, जिसे हम आजकल 1 यू भी कहते हैं। ठीक है, ये तो वैल्यू हो गई हमारे पास ग्राम्स में। और यदि एग्जाम में है ना, कई बार हम ये 10 की पावर -24 ही याद रखते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे भी याद रखना है कि इधर ग्राम्स लिखा है या किलोग्राम्स लिखा है। यदि इसी ही जो नंबर है इसे किलोग्राम्स में लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 10 की पावर -27 किलोग्राम्स होगा, क्योंकि हमें पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो इस तरीके से जो ये यूनिट्स होती हैं इनका आपको ध्यान रखना है। अभी तक हम अच्छे से समझ चुके हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। हमने समझा कि जो एटम होता है, परमाणु होता है, वो साइज में बहुत छोटा होता है। वो साइज में इतना छोटा होता है कि एक तो हम उसे सामान्य आंखों से देख नहीं पाते, और एक सिंगल एटम का मास कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि वो बहुत छोटा एटम होता है। जैसे यहाँ देखिए, जो एक हाइड्रोजन का एक एटम है उसका जो मास है वो होता है 1.673 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो 10 की पावर है वो माइनस में है, मतलब जब हम इसे डिवीजन में लिखेंगे तो यहाँ क्या आएगा 10 की पावर 24, मतलब 1.673 को हम 10 की पावर 24 से भी और डिवाइड करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना छोटा नंबर आएगा। तो अब हम ये समझते हैं कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है वो किस तरीके से होता है। Relative atomic mass of an element is equal to mass of one atom of the element। इसको डिवाइड करना है 1/12 of mass of one carbon 12 atom। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये समझिए कि जो कार्बन है, कार्बन का एक एटम है और वो भी कौन सा है, आइसोटोप है कार्बन 12। उसके मास को यदि 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। तो अब यदि आपको रिलेटिव एटॉमिक मास यहाँ पे इसके कंपैरिजन में करके निकालना है तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, जो भी आपको एटम दिया होगा उसके मास को आप डिवाइड कर देंगे इस नंबर से। इससे आप ऐसे समझिए कि जो हाइड्रोजन एटम होता है उसका मास कितना है 1.673 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। तो इस फॉर्मूले में यहाँ पे रख देंगे मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट। अभी हम यहाँ पे हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे हाइड्रोजन के एक एटम का मास रखेंगे और उसे डिवाइड करेंगे इस नंबर से 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 1 यू। यू होता है यूनिफाइड मास, एटॉमिक मास यूनिट है ये। सेकेंड एग्जाम्पल ऐसे मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम होता है 2.66 इंटू 10 की पावर -23। तो अब हमें ऑक्सीजन के लिए निकालना है इसका रिलेटिव एटॉमिक मास। तो यहाँ पे हम जहाँ लिखा है मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट, यहाँ पे ऑक्सीजन के एक एटम का मास रखेंगे और इसे डिवाइड करेंगे 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम से। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 16। तो इसलिए जो ऑक्सीजन एटम है उसका रिलेटिव एटॉमिक मास होगा 16 यू। आपको यहाँ पे जो कार्बन 12 एटम होता है इसका जो एक एटम है उसका मास भी याद रखना है, वो होता है 1.992 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। तो जो ये कार्बन के लिए जो मास
एक एटम का मास है, इसकी वैल्यू भी आपको याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट ये प्रश्न भी पूछ सकता है। अभी तक हमने देखा कि जो हम रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल रहे हैं उसमें हमने रेफरेंस एटम लिया था कार्बन 12 आइसोटोप, मतलब जो कार्बन के समस्थानिक होते हैं उसमें से भी हमने C12 समस्थानिक को लिया था। अब ये समस्थानिक या आइसोटोप क्या होते हैं इसके बारे में हम समझते हैं। Isotopes are atoms of the same element that is with the same number of protons in their atomic nucleus but having different numbers of neutrons। तो जो ये आइसोटोप्स होते हैं, समस्थानिक होते हैं, ये एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। इनके परमाणु नाभिक में प्रोटॉन की समान संख्या होती है लेकिन विभिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं। मतलब जो आइसोटोप्स होते हैं इनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है और इनका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है, लेकिन इनमें जो न्यूट्रॉन्स की संख्या होती है वो डिफरेंट होती है। चूंकि इनमें जो प्रोटॉन की संख्या है वो समान होती है इसलिए, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट होती है इसलिए इनका जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। क्योंकि हमने पढ़ा कि जो मास नंबर होता है वो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यदि प्रोटॉन की संख्या दोनों या तीनों जितने भी आइसोटोप्स हैं उनमें समान है तो यहाँ पे मास नंबर में डिफरेंस इसी वजह से आएगा क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट है। मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में इससे पहले वाली वीडियो में समझ चुके हैं। तो यदि आपको इनके बारे में नहीं पता है तो एक बार आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो मास नंबर होता है जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है उनका सम, और एटॉमिक नंबर होता है प्रोटॉन की संख्या। तो अब हम यहाँ पे आइसोटोप के बारे में समझते हैं, यानी समस्थानिक के बारे में समझते हैं। तो जो ऑक्सीजन होता है जिसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसके जो स्टेबल आइसोटोप्स हैं वो होते हैं एक तो ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 एंड ऑक्सीजन 18। तो हमने यहाँ पे जब लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो एलिमेंट होता है उसका रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था जो यहाँ पे लिखा होता है ये इसका एटॉमिक मास होता है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। अब चूंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है तो इसलिए इसमें प्रोटॉन की संख्या तो क्या होगी 8। तो जो ये ऑक्सीजन के तीनों आइसोटॉप्स है इसमें तीनों में प्रोटॉन की संख्या 8 होगी, मतलब जो ऑक्सीजन का न्यूक्लियस होगा उसमें तीनों में ही 8-8 प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे। डिफरेंस कहाँ पे आएगा, डिफरेंस आएगा न्यूट्रॉन्स की संख्या में। तो जो ऑक्सीजन 16 है उसमें 8 न्यूट्रॉन्स होंगे, ऑक्सीजन 17 में 9 न्यूट्रॉन्स होंगे और ऑक्सीजन 18 में 10 न्यूट्रॉन्स होंगे। यहाँ पे आपको जो ये ऑक्सीजन के आइसोटॉप्स हैं, समस्थानिक है, उनका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन भी दिखाया गया है। तो आपको अब ये चीज समझ में आ गई होगी कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर और जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो तो उनमें सेम होती है लेकिन वहां पे डिफरेंट होता है उनका न्यूट्रॉन का नंबर। नेक्स्ट है एवरेज एटॉमिक मास। फ्रेंड्स इस वाले टॉपिक को आप थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। द मास ऑफ एन एटम ऑफ एनी नेचुरल एलिमेंट इज टेकन एज द एवरेज मास ऑफ ऑल द नेचुरली अकरिंग एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट। यानी किसी भी प्राकृतिक तत्व के परमाणु के द्रव्यमान को उस तत्व के सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले परमाणुओं के औसत द्रव्यमान के रूप में लिया जाता है। तो जो कोई एटम होता है वो जरूरी नहीं है कि वो एक सिंगल अपनी ही फॉर्म में प्रेजेंट हो, उसके कई आइसोटॉप्स भी हो सकते हैं। तो आइसोटॉप के बारे में हमने पढ़ा था जिनका क्या होता है एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन उनमें न्यूट्रॉन्स की संख्या डिफरेंट होती है। तो इस तरीके के जो एटम्स होते हैं उनका एटॉमिक मास एवरेज एटॉमिक मास के रूप में कैलकुलेट किया जाता है। इफ एन एलिमेंट occurs in isotopic forms, then we have to know the percentage of each isotopic form and then the average mass is calculated। यदि कोई तत्व समस्थानिक रूप में होता है, आइसोटोपिक फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, तो हमें प्रत्येक समस्थानिक का जो प्रतिशत होता है वो जानना होगा और फिर उसके बाद हम भी एवरेज एटॉमिक मास की गणना कर सकते हैं। The atomic mass is a weighted average mass of all the isotopes of that element in which the mass of each isotope is multiplied by the abundance of that particular isotope। प्रत्येक परमाणु द्रव्यमान उस तत्व के सभी समस्थानिकों का भारित औसत द्रव्यमान होता है जिसमें प्रत्येक समस्थानिक के द्रव्यमान को उस विशेष समस्थानिक की प्रचुरता से गुणा किया जाता है। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि जो एवरेज एटॉमिक मास होता है इसका फॉर्मूला होता है निकालने का, जिसके बारे में हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे और एक एग्जाम्पल भी लेंगे हम एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए। अब हम एवरेज एटॉमिक मास के फॉर्मूले को समझेंगे। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द सम ऑफ द मासेस ऑफ इट्स आइसोटोप्स ईच मल्टीप्लाइड बाय द नेचुरल अबंडेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर आइसोटोप।
किसी तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान इसके समस्थानिकों के द्रव्यमान का योग है, प्रत्येक इसका प्राकृतिक बहुतायत से गुणा होता है। मतलब जो एवरेज एटॉमिक मास होता है वो किसी भी एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स या समस्थानिक प्रेजेंट होते हैं, प्रत्येक आइसोटोप के मास को यदि उसकी जो नेचुरल अबंडेंस है उससे मल्टीप्लाई किया जाए और फिर सबको सम किया जाए तो हमारे पास उस एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास आता है। इसका फॉर्मूला होता है एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू F1m1 प्लस F2m2 प्लस डॉट 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 प्लस F1mn। तो यहाँ पे जो n होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि उस एलिमेंट के कितने आइसोटॉप्स प्रेजेंट हैं। F इज द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द नेचुरल अबंडेंस ऑफ द आइसोटोप। जो F होता है वो जो एक आइसोटोप है समस्थानिक है वो प्रकृति में कितना परसेंटेज में प्रेजेंट है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू को बताता है। M यहाँ पे वो जो आइसोटोप है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है। एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए हम क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं। क्लोरीन occurs in nature in two isotopic forms with mass 35U and 37U in the ratio of 3:1। तो जो क्लोरीन एटम होता है वे नेचर में उसके दो समस्थानिक होते हैं, एक होता है क्लोरीन 35 और एक होता है क्लोरीन 37। पिछले जो वीडियो थी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरीके से एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे जो 35 है वो इसके मास नंबर को बता रहा है और यहाँ पे जो 17 लिखा है वो इसके एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन की संख्या को बताता है। तो यहाँ पे हमने देखा क्लोरीन के दो आइसोटोपिक फॉर्म्स है, दो समस्थानिक है जिसमें एक का मास है 35 और एक का मास है 37। ये नेचर में 3:1 में पाए जाते हैं। मतलब जो क्लोरीन 35 है वो यदि उसका 3 पार्ट प्रेजेंट है तो जो क्लोरीन 37 होगा उसका एक पार्ट प्रेजेंट होगा। तो मतलब जो क्लोरीन 35 है वो ज्यादा पाया जाता है। क्लोरीन कंसिस्ट ऑफ टू मेजर आइसोटोप्स, वन विद 18 न्यूट्रॉन्स 75.77% of natural chlorine atoms and second है one with 20 neutrons 24.23% of natural chlorine atoms। अब ये 18 न्यूट्रॉन्स और 20 न्यूट्रॉन्स कैसे आया इसे आप यहाँ पे समझिए। जो क्लोरीन होता है यहाँ पे जो ये 17 लिखा है इसका मतलब है कि इसका एटॉमिक नंबर है 17। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। मतलब इसमें प्रोटॉन कितने होंगे 17 ही प्रेजेंट होंगे। और जो यहाँ 35 लिखा है ये इसका मास नंबर बताता है। जो मास नंबर होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का सम होता है। यदि 17 इसमें प्रोटॉन है तो इसमें 18 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे तभी इसका मास नंबर होगा 35। इसी तरीके से यहाँ पे जो न्यूट्रॉन्स की संख्या होगी क्लोरीन 37 में वो होगी 20 न्यूट्रॉन्स। अब ये दिया गया है कि ये 3:1 में पाया जाता है। मतलब जो क्लोरीन 35 है ये पाया जाता है 75.77% और जो क्लोरीन 37 है ये पाया जाता है 24.23%। द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17, इट हैज 17 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। ये हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट अब हम कैलकुलेट करेंगे कि किस तरीके से क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट किया जाता है। To calculate the average mass, first convert the percentage into fractions, divide them by 100। तो सबसे पहले जो आपको ये परसेंटेज में वैल्यू दी गई है इसे आप फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेंगे और फ्रैक्शन में किस तरीके से बदलेंगे कि जो ये आपको परसेंटेज दिया गया है इसे आप 100 से डिवाइड कर देंगे। The chlorine isotopes with 18 neutrons has an abundance of 0.7577 and a mass number of 35 AMU। तो जो ये क्लोरीन 35 है इसमें 18 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, 17 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है और ये प्रकृति में 75.77% पाया जाता है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी कि हम 75.77 को डिवाइड करेंगे 100 से तो इसको सॉल्व करने पे आएगा हमारे पास 0.7577। इसी तरीके से हम जो क्लोरीन 37 है जिसमें 20 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, 17 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, इसका जो परसेंटेज है वो दिया है 24.23%। तो इसे भी हम 100 से डिवाइड करके इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आएगा 0.2423। अब हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज एटॉमिक मास। इसका फॉर्मूला था हमारे पास F1m1 प्लस F2m2 प्लस डॉट डॉट F1mn। तो अभी हमारे पास यहाँ पे दो ही आइसोटोप दिए हैं तो इसलिए फॉर्मूला होगा हमारा F1m1 प्लस F2m2। तो F1 कितना है, F1 है हमारे पास 0.7577 और इसका जो मास नंबर है यानी इसका m है यहाँ पे मास नंबर लिखना है तो ये है हमारे पास 35। तो इसको गुणा कर दिया हमने 35 से और इसमें ऐड करेंगे इसी का जो दूसरा आइसोटोप है
उसकी F2M2 वाली वैल्यू को। तो F2 है हमारे पास 0.2423, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस आइसोटोप के मास नंबर से जो कि है 37 AMU। तो इसको मल्टीप्लाई किया और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 35.48 AMU। यही जो क्लोरीन है इसका एवरेज एटॉमिक मास होता है। नेक्स्ट है ग्राम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। तो जब एटॉमिक मास को हम ग्राम्स में लिखते हैं तो उसे हम उसका ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट measured in AMU is the same as the mass in grams of 1 mole of an element। तो जो कोई भी एलिमेंट होता है उसका जो एटॉमिक मास होता है उसे हम AMU में लिखते हैं, मतलब एटॉमिक मास यूनिट में लिखते हैं। तो इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, ध्यान से समझिएगा, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं, यहाँ हम केवल न्यूमेरिकल वैल्यू यानी उसके नंबर की बात कर रहे हैं, यूनिट्स की बारे में नहीं कह रहे हैं। तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो जो उस एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास होता है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर होती है। इसे आप ऐसे समझिए, जो हाइड्रोजन होता है इसके एक एटम का एटॉमिक मास होता है 1U। U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। लेकिन हम यदि हाइड्रोजन के ग्राम एटॉमिक मास की बात करें तो वो होता है 1 ग्राम। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इन दोनों की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। लेकिन जब हम एक एटम के एटॉमिक मास की बात करते हैं तो हम उसे 1U लिखते हैं यानी यूनिफाइड मास लिखते हैं, और जब हम हाइड्रोजन के वो ग्राम एटॉमिक मास की बात करते हैं तो उसे हम 1 ग्राम लिखते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन का जो एक एटम का एटॉमिक मास होता है वो होता है 16U। तो इसीलिए जो ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास होगा वो होगा 16 ग्राम। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम है। अब यहाँ पे आपको इन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम लग रही है लेकिन इसमें डिफरेंस होता है। इसे आप ऐसे समझिए, जो 1U है ये केवल हाइड्रोजन के एक एटम का एटॉमिक मास है, जबकि जो 1 ग्राम होता है ये 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम कितने होंगे हाइड्रोजन के, उसका जो ग्राम एटॉमिक मास है वो ये 1 ग्राम होगा। तो मतलब जो 1U है ये केवल हाइड्रोजन का एक एटम का एटॉमिक मास है, जबकि जो 1 ग्राम है वो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हाइड्रोजन एटम का ग्राम एटॉमिक मास है। तो जो यहाँ पे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 है ये एक आवाग्रादो नंबर होता है। जब हम मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में समझेंगे। नेक्स्ट इसी तरीके से जो 16U है ये ऑक्सीजन के एक एटम का मास है, जबकि जो 16 ग्राम है वो ऑक्सीजन के 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ऑक्सीजन एटम का ग्राम एटॉमिक मास है। नेक्स्ट अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट है, रिसेंटली द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास AMU, जिसकी फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट, इज रिप्लेस्ड बाय डैश। ऑप्शन ए U, ऑप्शन बी G, ऑप्शन सी MOL, ऑप्शन डी KG। यानी जो AMU है एटॉमिक मास यूनिट है उसे किससे रिप्लेस किया गया है? U मतलब यूनिफाइड मास से, ग्राम से, मोल से या किलोग्राम से। तो हमने इस बारे में पढ़ा था कि इसे यूनिफाइड मास से रिप्लेस किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 1 AMU मीन्स, ऑप्शन ए 1/12 मास ऑफ C12 एटम्स, ऑप्शन बी मास ऑफ C12 एटम, ऑप्शन सी मास ऑफ ऑक्सीजन 16 एटम एंड ऑप्शन डी मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो हमने पढ़ा था कि हमने जो कार्बन का एक एटम लिया था उसके 12 बराबर हिस्से किए थे और उसका जो एक हिस्सा था उसकी वैल्यू हमने 1 AMU मानी थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो C12 आइसोटोप है, C12 का एटम है, इसके मास का जो 1/12 होगा वही वैल्यू होगी 1 AMU के। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव डैश। ऑप्शन ए द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। Option B, the same number of neutrons but different number of protons and electrons. Option C, the same number of protons and neutrons but different number of electrons. And option D, the same number of protons and electrons but the different number of neutrons. तो हमने आइसोटोप्स या समस्थानिक के बारे में पढ़ा था कि इसमें जो एटॉमिक नंबर होता है वो उनका सेम होता है। यदि एटॉमिक नंबर सेम है तो इसका मतलब उनमें जो प्रोटॉन्स का नंबर है वो भी क्या सेम होगा, और चूंकि ये न्यूट्रल स्टेट में होते हैं इसलिए उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होगा वो भी प्रोटॉन्स के नंबर के समान होगा।
तो इसलिए जो आइसोटोप्स होता है उसमें प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है ये तो सेम होता है, लेकिन जो न्यूट्रॉन्स का नंबर होता है ये डिफरेंट होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑप्शन ए 23 ग्राम, ऑप्शन बी 12 ग्राम, ऑप्शन सी 16 ग्राम, ऑप्शन डी 8 ग्राम। तो हमने पढ़ा है कि जो ऑक्सीजन होता है उसके एक एटम का एटॉमिक मास होता है 16 यू। यू होता है यूनिफाइड मास, तो इसीलिए इसका ग्राम एटॉमिक मास होगा 16 ग्राम। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ नियोन। तो हमें पता है कि जो नियोन होता है ये नियोन का सिंबल है, और जो 10 होता है ये इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो यहाँ पे जो 20.18 लिखा है यही इसका क्या होगा? एटॉमिक मास होगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है व्हाट इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी टू डिटरमाइन द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट क्लोरीन। तो इस प्रश्न में पूछ रहा है कि यदि हमें क्लोरीन एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालना है तो हमें कौन सी इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी? ऑप्शन ए द एटॉमिक मास ऑफ ईच आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड आइसोटोप ऑफ क्लोरीन ओनली, ऑप्शन बी द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ईच नेचुरली अकरिंग isotopes of chlorine only, option C the atomic mass and the relative abundance of each naturally occurring isotopes of chlorine, and option D none of the above are correct। तो हमने जब एटॉमिक मास के फॉर्मूले के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि उसमें हमें एक तो जो क्लोरीन एटम होता है उसके कौन कौन से आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं, उनका मास क्या होगा, और उनकी जो रिलेटिव अबंडेंस है हमारे नेचर में वो कितनी है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम देखते हैं विच एटम कंटेन्स एग्जैक्टली 7 प्रोटॉन्स। तो हमें बताना है कि इसमें से किसमें 7 प्रोटॉन्स होंगे। तो जो एलिमेंट जिसका जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे हमें दिया है सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, इन चारों में से किसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो हमें ये पता है कि जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसलिए यहाँ पे इसके पास 7 प्रोटॉन्स होंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ए 100 ग्राम सैंपल ऑफ नेचुरली अकरिंग बोरोन कंटेन्स 19.78% ऑफ B10 यानी बोरोन 10 एंड 80.22% ऑफ बोरोन 11। विच न्यूमेरिकल सेटअप कैन बी used to determine the atomic mass of natural occurring boron। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जो है आइसोटोप्स की दो फॉर्म्स दी गई हैं, एक है बोरोन 10 और एक है बोरोन 11। इनका जो परसेंटेज होता है नेचर में उसके बारे में दिया गया है। तो जब हम यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए हम जो इसका मास नंबर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो नेचर में इसकी परसेंटेज दी गई है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू से। तो सबसे पहले यहाँ पे जो परसेंटेज की वैल्यू से हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। इसके लिए हम इसे डिवाइड करेंगे 100 से। तो 19.78 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.1978। इसी तरीके से जब हम 80.22 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.8022। तो जो अभी हमारे पास ये फ्रैक्शन वैल्यू आई है हम इनके जो रेस्पेक्टिवली जो आइसोटोप्स है उसके मास से इनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो होगी 0.8022 और इसका मास है वो है 11। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया और हम इसमें ऐड करेंगे जो दूसरा वाला आइसोटोप दिया है हमें बोरोन 10। तो इसके लिए यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू निकली है 0.1978 जिसे मल्टीप्लाई करेंगे इसके मास नंबर यानी 10 से। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमने व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ फ्लोरीन 19। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 10 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे हमें फ्लोरीन 19 दिया गया है। तो जो फ्लोरीन होता है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? याद कीजिए 9। ठीक है, जो फ्लोरीन होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 9। तो जो यहाँ पे हमें दिया गया है फ्लोरीन 19 मतलब इसका मास है वो कितना है? 19 है। तो जो मास नंबर होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। तो यदि इसमें 9 प्रोटॉन है तो इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? तो हमें माइनस करना होगा मास नंबर में से इसके प्रोटॉन की संख्या को। तो जब हम 19 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 10। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट लाती रहूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।